हिंदी साहित्य में आज सुनिए प्रवासी कथाकारों की कहानियों की श्रृंखला में ब्रिटेन की नामचीन और वरिष्ठ साहित्यकार उषा राजे सक्सेना की लिखी हुई कहानी समर्पिता। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। रत्ना से मेरी मुलाकात पिछले साल यॉर्क में हुए साला कॉन्फ्रेंस में हुई थी। 3 दिनों में ही मेरी और उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसने मुझे उसी समय ऑटम हाफ टर्म की छुट्टियों में स्कॉटलैंड आने का निमंत्रण दे दिया था। स्कॉटलैंड की मेरी ये पहली यात्रा थी, इसलिए हाफ टर्म की छुट्टियां बिताने तथा भाषा अधिवेशन में भाग लेने मैं रत्ना के पास एडिनबरा जा रही थी। अक्टूबर नवंबर में भी एडिनबरा में अक्सर तुषारपात हो जाता है, अतः रत्ना ने मुझे पहले आगाह कर दिया था। इधर चलने से पहले रत्ना से मेरी बात हो गई थी। उसने मुझे प्लेटफॉर्म पर ही मिल जाने की बात कही थी। ट्रेन अपने स्केड्यूल के मुताबिक ठीक 11:30 बजे वेवरली स्टेशन पर पहुंच गई। सर्दी इतनी थी कि हाथ पांव सुन्न हो रहे थे। मैंने गले में डाले हुए मफलर को अच्छी तरह लपेटकर दस्ताने पहने और कोट के कॉलर को ऊंचा करते हुए रत्ना को तलाशने के लिए नज़र घुमाई। बाहर स्नोफॉल हो रहा था। आसमान से मैदे की तरह महीन बर्फ झर रही थी। तापमान इतना नीचे गिर गया था कि इस बर्फ सारे वातावरण को अपने बाहों में समेटे जा रही थी। रत्ना का कोई पता नहीं था। उस रात की यह अंतिम ट्रेन थी जो एडिनबरा में ही खत्म होती थी। पैसेंजर्स जा चुके थे। प्लेटफॉर्म खाली पड़ा था। कोने में लोहे की 3 ट्रॉलियां खड़ी थीं, जिनमें कल जाने वाले काले रंग के पोस्ट बैग्स रखे थे। उसी बेंच पर एक छतरी पड़ी हुई थी, जिसे शायद कोई भूल गया था। पेडेस्टल पर रखे 5 कूड़ेदान ऊपर तक भरे हुए सुबह का इंतजार कर रहे थे। चारों तरफ गजब का सन्नाटा था। अचानक जोरों की हवा चली, ढेर सारी बर्फ अंदर आई और प्लेटफॉर्म पर सफ़ेद चादर सी बिछ गई। साथ ही मैदा सी महीन बर्फ मेरे चेहरे और कपड़ों पर भी चिपक गई। मैं अंदर तक कठुआ गई। ठंड से मेरे दांत बजने लगे। नाक का कोई पता न था। होंठों पर सूजन सी महसूस हो रही थी। अचानक कूड़ेदान से कोका कोला के 2 टिन और इवनिंग स्टैंडर्ड के 3-4 पन्ने फर्श पर एक साथ गिरे। लगा कोई बम सा फटा हो। पोस्ट बैग पर दुबली काली बिल्ली म्याऊं करती हुई उछली और मेरे पैरों के पास आकर अपने अकड़े हुए बदन को सीधा करने लगी। कोका कोला के टिन अब अखबार के साथ अटखेलियां कर रहे थे। उस सन्नाटे में ये खड़खड़ की आवाज़ मुझे ज़िंदगी के होने का एहसास दिला रही थी। रत्ना का कोई पता नहीं था। मुझे कुछ घबराहट सी होने लगी। अच्छा खासा स्टेशन, जो थोड़ी देर पहले तक सजा धजा परियों का देश लग रहा था, जहां अभी घड़ी भर पहले लोग रंग बिरंगी टोपियां मफलर लगाए इधर उधर व्यस्त से भाग दौड़ रहे थे, वही पल भर में बियाबान भयानक भूत महल सा लग रहा था। मेरे पूरे बदन में शीत लहर सी दौड़ गई। अचानक दूर से एक बेहद मोटा थुलथुल बदन वाला आदमी किटी किटी की आवाज़ देता हुआ आया और झपट कर बिल्ली को गोद में उठाते हुए बुदबुदाया, "Oh, why are you so cruel? You know Fanny won't go to sleep unless she has put you to bed." फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, "मेरी पत्नी इस बिल्ली को बहुत प्यार करती है और ये किटी है कि इसे ये स्टेशन बहुत प्रिय है। मुझे रोज़ रात इतनी सर्दी में से लेने यहाँ आना पड़ता है। पर तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो? अब तक तो यहाँ कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी। मेरे पास एक खाली कमरा है जिसे हम बेड एंड ब्रेकफास्ट पर किराए पर देते हैं। तुम चाहो तो आज रात वहीं रुक लो, फिर कल जहाँ चाहो चली जाना, वरना यहाँ खड़े खड़े ठंड से तुम्हारी रूह फना हो जाएगी।" मैंने उसे सिर से पांव तक देखा। आदमी शरीफ लग रहा था, वरना कोई क्यों इतनी रात गए, वो भी धमनियों में रक्त जमा देने वाली ठंड में, सिर्फ बीबी की सनक के पीछे भागता हुआ बिल्ली खोजने निकल पड़ता है। जानवरों से ऐसा प्यार शायद सिर्फ अंग्रेज ही कर सकता है। फिर खुद ही अपने विश्लेषण पर मन ही मन हंस पड़ी, जैसे मैंने बहुत सारे अंग्रेज़ों से प्यार किया हो और उन्होंने मुझे अपने जानवरों पर कुर्बान कर दिया हो। अभी मैं उसके प्रस्ताव पर सोच विचार कर ही रही थी कि काले रंग की एक गाड़ी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। डफल कोट पहने हुए एक स्कॉटिश गाड़ी ड्राइव कर रहा था। मैं समझ रही थी कि मिनी कैब में रत्ना मुझे लेने आई होगी, किंतु गाड़ी में कोई बैक सीट पैसेंजर नहीं था।
ठंड से मेरी हालत खराब हुई जा रही थी। मैं रत्ना को मन ही मन कोस रही थी। स्कॉटिश हाथ में पकड़े मोबाइल पर किसी से बातें करता हुआ बीच बीच में मुझे देखे जा रहा था। मुझे कुछ परेशानी सी महसूस हो रही थी। आखिर वो मुझे क्यों देख रहा है? थोड़ी देर में उसकी बातचीत बंद हो गई। घड़ी भर वो फ़ोन हाथ में लिए बैठा रहा, मानो किसी के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा हो। हुआ भी वही। पल भर बाद फ़ोन की घंटी चहचहा उठी। मेरा ख्याल सही निकला। फिर मैंने सोचा अब वो अपने पैसेंजर को न पाकर वापस चला जाएगा और मैं फिर अकेली खड़ी कमबख्त रत्ना का इंतज़ार करूंगी। और अब तक वो थुलथुल आदमी भी अपनी बिल्ली किटी को लेकर फैनी के साथ बिस्तर में घुसकर आराम से सो रहा होगा। मैंने उसका पता भी नहीं लिया। आखिर ये रत्ना गई कहाँ? अब मैं जाऊँ कहाँ? मुझे कुछ रुलाई सी आने लगी थी। मैंने सामने खंबे पर लगी घड़ी पर नज़र डाली। रात के ठीक 12 बज रहे थे। मुझे आए पूरा आधा घंटा हो चुका था। तभी वो स्कॉटिश दरवाज़ा खोलकर बाहर आया और स्कॉटिश इंग्लिश में बोला, मैडम आपका फ़ोन है? मैं कुछ घबराई, कुछ चकित सी होकर बोली, नहीं नहीं, मेरा फ़ोन नहीं हो सकता है। मैं तो अपनी मित्र रत्ना का इंतज़ार कर रही हूँ। फिर भी मैंने फ़ोन उसके हाथ से ले लिया। उधर से आवाज़ आई, हेलो हेलो। अरे मैं रत्ना बोल रही हूँ, सॉरी मैं तुझे लेने नहीं आ सकी। मैं बस बम के गोले सी फटने ही जा रही थी कि तभी ड्राइवर ने कहा, मैडम आप कार में बैठे हैं, बाहर बहुत ठंड है। तू कहाँ है बदतमीज़? मिल तो सही, मैं तेरा कचूमर बनाती हूँ। ठंड में मेरी कुल्फ़ी जम गई और तुझे हंसी सूझ रही है? रत्ना कुछ रुआसी सी हो उठी और बोली, अरे नहीं, हंसी नहीं कर रही हूँ। माँ का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है। मैं एयरपोर्ट से बोल रही हूँ, मुंबई जा रही हूँ। शायद उनसे मेरी ये आखिरी मुलाकात हो। तू ट्रेन में थी, तुझसे किसी तरह संपर्क नहीं बन पा रहा था। खैर तेरा इंतज़ाम मैंने अपनी एक मित्र के यहाँ कर दिया है और तुझे, ओ माय गॉड, लास्ट कॉल। और कनेक्शन कट गया। मेरी स्थिति विचित्र थी। इस बर्फीली रात में मैं कहाँ जा रही हूँ, किसके पास जा रही हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं था। पहाड़ी रास्ते पर एक के बाद दूसरा मोड़ लेती हुई गाड़ी किसी सुनसान रास्ते पर चली जा रही थी। बुरी तरह से स्नोफॉल हो रहा था। विंड स्क्रीन पर वाइपर तेज़ी से चल रहा था। ढेरों सफ़ेद तितलियाँ सारे वातावरण को सफ़ेद चादर में बदलती जा रही थीं। कहीं कोई रंग नहीं, सारा स्कॉटलैंड चांदी सा चमक रहा था। सिर्फ कहीं कहीं ऊंचे चीड़ देवदार और सिकामोर के वृक्ष अपनी लंबी काली पुष्ट बाहें फैलाए श्वेतांबरी को बाहों में भरने को आतुर लग रहे थे। गाड़ी वातानुकूलित थी, अतः मैं काफ़ी आराम महसूस कर रही थी। मैं अभी ड्राइवर से अपने मेज़बान के बारे में पूछना ही चाह रही थी कि गाड़ी आयरन गेट को पार करती हुई पोर्च में जाकर खड़ी हो गई। कैसी जादू नगरी में आ गई हूँ। मुझ पर जैसे कोई नशा सा हुआ जा रहा था। जिस मकान में मैं प्रवेश करने जा रही थी वो किसी राजमहल से कम नहीं लग रहा था। बाहर फ्रंट गार्डन में जगह जगह फ्लड्स लाइट लगे हुए थे। शायद कोई मैनर हाउस हो या कोई भव्य विशाल रोशनी में सराबोर मध्ययुगीन राजमहल, जिसके चारों ओर दूधिया सफ़ेद जादुई कारपेट बिछा हुआ था। मन में बड़ी दुविधा हो रही थी कि पता नहीं मैं किसकी मेहमान होने जा रही हूँ। मेरे मेज़बान स्कॉटिश हैं या अंग्रेज़, मुझे कुछ भी तो पता नहीं था। अंग्रेज़ बहुत औपचारिक होता है, परंतु स्कॉटिश के बारे में सुना है कि वे मित्रवत होते हैं। फिर सोचा यदि मुझे ये जगह रास ना आई तो अगले दिन मैं अपना बंदोबस्त किसी अच्छे से बेड एंड ब्रेकफास्ट में कर लूँगी। फिर मैंने अपने मन को तसल्ली दी। रत्ना का भी क्या दोष, उसकी भी तो मजबूरी थी। 2 घंटे में सारा इंतज़ाम करना कोई आसान होता है क्या? अगर ये भी नहीं होता तो मैं क्या करती? इतनी रात गए कहीं जगह तलाशना इतना आसान थोड़ी है। तभी ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर आने का आमंत्रण देते हुए कहा, मैडम बरोनेस आपकी प्रतीक्षा ड्राइंग रूम में कर रही है। बरोनेस? बाप रे बाप! और इतनी रात गए मेरा इंतज़ार कर रही है। इस रत्ना ने तो लगता है मुझे अच्छी खासी मुसीबत में डाल दिया। मुझे यूँ भी नई जगह और नए लोगों से खासी घबराहट होती है, खासकर तब जब वे आभिजात्य वर्ग के हों। अब ये बैरोनेस, हे भगवान, जाने कैसी बूढ़ी खूसट हो। खैर रात भर तो मुझे यहाँ रहना ही होगा, सुबह की सुबह देखी जाएगी। अब तक हम लोग हॉल पार करके अंदर प्रवेश कर चुके थे। घर बेहद शानदार था। हॉल की दीवार पर बड़ी बड़ी आदम कद की मैनर में रहने वालों के पुरखों की तस्वीरें लगी थीं। मैंने सोचा
बूढ़ी बैरोनेस भला इतनी रात तक क्या जग रही होंगी? इसने तो बस यूं ही कह दिया होगा। अब तो सुबह ही उससे मुलाकात होगी, और खुदा न खास्ता यदि जग भी रही होंगी तो औपचारिकतावश मुझसे यात्रा का हाल पूछेंगी और एक कप कॉफ़ी पर टरकाकर गुड नाइट कहते हुए हाउसकीपर को मुझे बेडरूम का रास्ता दिखाने को कहेंगी। और यहाँ भूख के मारे कुड़की हुई जा रही थी और मुझे एकदम से अपना हिंदुस्तानी माहौल याद आ गया। ओह माय गॉड, ये मैं कहाँ आ गई? कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ? ड्राइंग रूम में प्रवेश करते ही लगा जैसे मैं भारत के किसी राजमहल में आ गई हूँ। भारतीय एवं स्कॉटिश अलंकारों से सुसज्जित वो कमरा उसमें रहने वालों की सुरुचि और व्यक्तित्व का भरपूर परिचय दे रहा था। दरवाज़ा खुलते ही लंबी छरेरी यूरोपियन परिधान पहने एक खूबसूरत युवती ने हल्के से हंसते हुए भारतीय ढंग से मेरा स्वागत किया। लगा एक साथ ढेर सारी जूही की कलियां खिल गईं। मेरी सारी घबराहट मानो छूमंतर हो गई। युवती बेहद खूबसूरत थी। ऐसा अनुपम सौंदर्य जरा कम ही देखने को मिलता है। उसने स्नेह से मेरे दोनों हाथों को अपने कोमल हाथों में लेते हुए कहा, मैं तितिक्षा हूँ, तिति। रत्ना ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। आप इसे अपना ही घर समझें। रत्ना मेरी सेक्रेटरी भी है और मित्र भी। वो यहीं आउट हाउस कॉटेज में रहती है। अचानक ही माँ के एक्सीडेंट के कारण उसे मुंबई जाना पड़ा। अब तो आप मेरी मेहमान हैं। फिर उसने मेरी और स्नेह से देखा और बोली, आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। यदि खाना खाकर जल्दी सो जाएं तो कल स्वस्थ एवं प्रफुल्ल अनुभव करेंगी। उसके सौम्य सहज एवं गरिमा में व्यक्तित्व में एक अजीब सा आकर्षण था और मैं सहज हो उठी। तभी बटलर ने बताया कि खाना लग गया है। हम दोनों ड्राइंग रूम की ओर बढ़े। चारों ओर मध्य युगीन भारतीय एवं यूरोपियन कलात्मक वैभव का सुरुचिपूर्ण बिखराव था। वास्तुकला एवं चित्रकला का ऐसा कलात्मक संगम मैंने आज तक कहीं नहीं देखा था। मन में बार बार उसके व्यक्तिगत जीवन को जानने की उत्सुकता हो रही थी, किंतु संकोच के कारण पूछ नहीं पा रही थी। एक भारतीय युवती का इतनी कम उम्र में बैरोनेस का खिताब कुछ कम चकित कर देने वाला अनुभव नहीं था। मेरा कथाकार मन कथा के सूत्र को न पकड़ पाने के कारण बेचैन हो रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी। हम दोनों ने खाना खाया जो बहुत स्वादिष्ट था। मुझे जोरों से नींद आ रही थी। थकान भी खूब लग रही थी। हालांकि अतिथि कक्ष में ज़रूरत की सभी चीज़ें करीने से लगी हुई थीं, फिर भी वो शुभ रात्रि और मधुर स्वप्न की शुभकामनाएं देती हुई कहती गई, यदि किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो मैं उसे या मैरियन को बेझिझक आवाज़ दे सकती हूँ। मैरियन शायद उसकी हाउसकीपर होगी। मुझे लगा बटलर और ड्राइवर एक ही व्यक्ति है, पर बैरन कहाँ है? शायद सो रहा हो, शायद स्कॉटिश हो। आजकल मिक्स मैरिजेस भी तो काफ़ी होने लगी हैं। बैरोनेस भारतीय होते हुए भी रहन सहन और तौर तरीके से बिल्कुल अंग्रेज़ लगती है। फिर भी भारतीय अतिथि सत्कार को किस खूबसूरती से निभा रही है। कितने प्यार से मिली, कितना खिंचाव है उसके व्यक्तित्व में। नाजुक और खूबसूरत भी तो कितनी है, बिल्कुल राजकुमारी सी। मैं जल्दी से जल्दी जान लेना चाहती थी कि वो बैरोनेस कैसे बन गई। हो सकता है माँ बाप ने उसे पेट काट काट कर यहाँ पढ़ने को भेजा हो और उसके अनुपम सौंदर्य पर रीझ कर इस घर के स्वामी बैरन ने उसे प्रपोज कर दिया हो। और फिर इंग्लैंड आकर भला कौन वापस जाना चाहता है? रैग्स टू रिचेज की दुनिया में बहुत सी कथाएं प्रसिद्ध हैं। मैंने अपने आप ही दलील दी, पर ये हिरनी सी बड़ी बड़ी आँखें कहीं गहरे में दर्द से बोझिल लगती हैं। आँखें झूठ नहीं बोलती। कहीं ये ब्यूटी एंड द बीस्ट वाली ब्यूटी तो नहीं है? और मुझे अपनी कल्पना पर अपने आप ही हंसी सी आने लगी। खिड़की पर चांद उतर आया था। मैं मुग्ध सी बहुत देर तक चांदनी रात में दूर दूर तक फैले कोमल श्वेत संगमरमरी विस्तार के इस अलौकिक दृश्य को विभोर हो निहारती रही। पल भर को लगा उस आयरन गेट के पास प्रहरी से खड़े वीपिंग विलो के नीचे कोई खड़ा है। शायद मैं बहुत थक गई थी। इतनी रात इतनी ठंड में भला कोई क्यों बाहर स्नो में खड़ा होगा? मैंने शावर लिया और बिस्तर में घुस गई। पल भर में नींद ने मुझ पर कब्जा कर लिया। सुबह आंख बहुत देर से खुली। बैरोनेस तितिक्षा लिविंग रूम में बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। जलपान करते हुए उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे पास कितने दिनों की छुट्टियां हैं और मैं उन्हें किस तरह बिताना चाहूँगी। मैंने उन्हें बताया, वस्तुतः मेरे पास सिर्फ 3-4 रोज़ की छुट्टियां हैं और मुझे प्राकृतिक दृश्य बहुत अच्छे लगते हैं।
अतः अधिकांश समय मैं प्रकृति के साहचर्य एवं पढ़ने लिखने में व्यतीत करना चाहूँगी। स्कॉटलैंड है भी तो कितना सुंदर, और अंतिम दिन तो कॉन्फ्रेंस में ही व्यतीत होगा। फिर कुछ रुककर मैंने कहा, आपका ये ऐतिहासिक भवन तो स्वयं प्रकृति की गोद में खेल रहा है, कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं। खिड़की से नीला खुला आसमान, बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, दूर दूर तक फैली गहरी घाटियाँ, चांदी सी चमकती वो झील, कलकल करता झरना, और फिर वो धवल विस्तार जिसमें पहरेदारों से खड़े बाहें फैलाए विशाल वृक्ष। रात में चांद भी निकला था। अद्भुत दृश्य था। क्षण भर को लगा वीपिंग विलो के पास कोई खड़ा ऊपर खिड़की में खड़ी अपनी प्रेयसी को देख रहा है। कुछ कुछ रोमियो जूलियट फिल्म से उतारा हुआ दृश्य लग रहा था। मैंने ही फिर संकोच छोड़कर पूछा, पर क्या आप यहाँ अकेली रहती हैं? आपके परिवार में और कौन कौन है? उसने पल भर को मेरी ओर देखा। लगा उसकी बड़ी बड़ी भावप्रवण आंखें कुछ तरल सी हो उठी हैं। बोली, कभी कभी बेन वीपिंग पिलो के तने से लगकर खड़ा हो ऊपर खिड़की की ओर देखता है तो किसी मनुष्य के खड़े होने का आभास होता है। उसी समय बगल के कमरे से एक बड़ा सा काले रंग का लेब्राडोर आया और उसकी गोद में सिर रखकर बैठ गया। वो देर तक उसके सिर को सहलाती रही, फिर उसके चेहरे को दोनों हाथों में उठाकर उसकी आंखों में प्यार से देखते हुए बोली, बेन, कल रात तुम फिर विलो के नीचे खड़े थे? और फिर वो फायरप्लेस के अग्निकुंड में जल रही पाइन की सुगंधित लकड़ियों को कुरेदने लगी और काफ़ी देर तक कुरेदती रही। फिर उठी और सामने पड़ी रॉकिंग चेयर पर आंखें बंद करके बैठ गई। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा। दिन की रोशनी में उसका चेहरा कुछ पीला सा लगा। ऐसा लगा मानो वो रात भर सो नहीं पाई थी। उसकी भावप्रवण मृग शावक सी आंखों में गुलाबी डोरे उभर आए थे। उसकी काली घनी पलकें कुछ शबनमी लगीं। पल भर बाद उसने खनकती हंसी के साथ कहा, नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ बैरन है, मैरियन है, बेन है, फिर संडे को लंच पर बच्चे आ जाते हैं और सारा घर पूरे सप्ताह फूलों सा महकता है। पहले आम तौर पर बैरन रात के 9 बजे बेन को बाहर सैर के लिए ले जाते थे और गेट से बाहर निकलने से पहले घड़ी भर को विलो ट्री के नीचे खड़े होकर मुझे वेव करते थे। रात उनकी नींद कुछ डिस्टर्बिंग रही और वो ठीक से सो नहीं सके, अतः अभी सो रहे हैं। उन्हें बच्चों से बेहद प्यार है। आज संडे है ना, घंटे 1.5 घंटे में बच्चे घर आने वाले हैं। संडे हमारे लिए एक त्यौहार जैसा होता है। संडे रोस्ट और पुडिंग में ट्राइफल बड़े तामझाम से बनता है। बैरन स्वयं बच्चों से चंचल हो उठते हैं। रत्ना और मैरियन पूरी तत्परता से बच्चों को खिलाने पिलाने में हमारी सहायता करते हैं। आज रत्ना नहीं है, एग्नेस है। फिर आज तो आप भी हमारे साथ हैं। खाना खाने के बाद हम लोग उनके साथ फुटबॉल खेलते हैं। इस स्नो में आप लोग फुटबॉल खेलेंगे? मैंने अविश्वास भरे आश्चर्य से कहा। वो फिर हल्के से हंसी। लगा सारा वातावरण खुशबू से भर गया। फिर उससे बात करना बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। उसके व्यक्तित्व की गरिमा, उसका अमित सौंदर्य और बातचीत करने का तरीका सब मन में अजीब सा आदर और कौतूहल भरता जा रहा था। मैं बैरन से मिलने की राह देख रही थी। ओह यस, आज बॉल नहीं स्नोबॉल खेला जाएगा। आपको यदि ठंड अधिक लगे तो आप अंदर बैठकर भी खेल देख सकती हैं। स्वस्थ रहने के लिए ताज़ी हवा और व्यायाम आवश्यक है। स्कॉटलैंड की इस सर्दी में शरीर में सही रक्त संचार के लिए खुली हवा में खेलना आवश्यक है। बदन में गर्मी भी आ जाती है और आनंद भी खूब आता है। तभी किसी ने पुकारा, तिती। बैरन ही होंगे, मैंने सोचा। आवाज़ कुछ भारी और राजसी लगी। काफ़ी रोमांटिक हैं। जनाब रोज़ रात अपनी खूबसूरत पत्नी को रोमियो की तरह विलो वृक्ष के नीचे खड़े होकर निहारते हैं। वाह, क्या बात है! कितने लोगों को ऐसा नसीब होगा। अभी मैं सब सोच ही रही थी कि बैरोनेस मुझसे माफ़ी मांगकर अंदर चली गई और तभी बाहर आयरन गेट के खुलने और किसी बड़ी सी गाड़ी के अंदर आने की आवाज़ आई। मैं उत्सुकता से बच्चों के अंदर आने का इंतज़ार करती रही। दूर से बच्चों के शोर मचाने और भाग दौड़ की अस्फुट आवाज़ें आ रही थीं। एक दो नहीं, बहुत सारे बच्चों की मिली जुली आवाज़ें थीं। मैरियन उन्हें बता रही थी कि आज उनकी मुलाकात एक विशेष मेहमान से होगी जो किताबें लिखती हैं। और कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। स्कॉटिश अंग्रेजी वैसे भी ज़रा मुश्किल से ही समझ में आती है। बच्चों की आवाज़ भी कुछ साफ नहीं सुनाई दे रही थी। शायद तिती और बैरन भी वहाँ पहुँच गए। बच्चे बेहद एक्साइटेड से हो गए थे।
टाटा, बेन, एडी, जॉन, स्टेला, रूपर्ट और ताता जैसे न जाने कितने नाम सुनाई दे रहे थे। शोर इतना था कि लग रहा था एक पूरा स्कूल ही घर पर आ गया हो। मैंने सोचा शायद बच्चों के मित्र भी आए होंगे, पर कोई भी तितिक्षा को मम्मी या बैरोनेस नहीं कह रहा था। मुझे ज़रा बुरा लगा। चारों ओर टी 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 की पुकार हो रही थी। कैसे बच्चे हैं जो माँ बाप का नाम लेते हैं? अंग्रेजी तौर तरीके भाई। अरे अब यहाँ इस देश में भला अपनी संस्कृत की प्रतिछाया कहाँ मिलेगी? नहीं नहीं, ये सोचना ठीक नहीं है। बैरोनेस भारतवंशी है और उन्होंने अपनी मिट्टी की सुगंध पूरे वातावरण में बसा रखी है। ये भवन तो स्वयं दो संस्कृतियों के उत्कृष्ट मिलन का अद्भुत दस्तावेज है। भारतवंशियों के लिए, संसार के लिए तितिक्षा का ये मैनर हाउस एक महान संदेश सा है। खाने की मेज पर किसी ने कहा। फिर कुछ सुनाई नहीं दिया। शायद सब किसी और दरवाजे से अंदर चले गए। फिर चलने फिरने और कुर्सियां खिसकाने आदि की विभिन्न तरह की आवाज़ें आती रहीं। मैं अपने बुलाने का इंतज़ार करती रही। थोड़ी देर में जब सारा प्रबंध हो गया तो मैरियन के निमंत्रण पर मैं डाइनिंग हॉल में पहुंची। वहां का दृश्य देखकर मैं बौखला सी गई। मुझे झटका सा लगा। पल भर को मैं चित्रलिखित असंयत सी खड़ी रही। संवेदनशील और सजग बैरोनेस तितिक्षा ने मेरी मनस्थिति को अच्छी तरह समझ लिया। उन्होंने आगे बढ़कर बड़े स्नेह से मेरे कंधों को अपने दाहिने हाथ के घेरे में लेते हुए हल्का सा स्नेह सिक्त दबाव डालकर मुझे संतुलित करते हुए मधुर शब्दों में कहा, चलिए आपको तथागत से मिलाती हूँ। तथागत, लीजिए, इनसे मिलिए, लंदन से आई हमारी आज की विशेष अतिथि। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरे हाथ को अपने हाथ में जगड़ते हुए तथागत ने बच्चों की तरह कहा, आप हमारे साथ बैठिए ना। उनके इतना कहते सारे बच्चे जो छोटे बड़े हर उम्र के थे और अब तक शांत उत्सुकता से मुझे देख रहे थे, मेज पर थाप दे देकर कहने लगे, नहीं हमारे पास, नहीं हमारे पास। मैं इस अनियंत्रित प्यार भरे शोरगुल वाले आमंत्रण से घबरा उठी। गौर वर्ण तथा सुनहरे बालों वाले तथागत देह से युवा पुरुष थे। उनकी झील सी गहरी नीली आंखों में बच्चों सा भोलापन और अधीरता थी। मास्टर कार्वर चेयर पर बैठे होने से मैंने अंदाज लगाया कि यही बैरन होंगे, पर ये कैसा? बैरोनेस स्थिति को समझते हुए मुस्कुराई। फिर स्नेह से तथागत के कंधों को थपथपाते हुए साथ ही बच्चों को संबोधित करते हुए बोली, देखिए, ये हमारी आज की विशेष मेहमान हैं। लंदन से आई हैं, थकी भी हैं, फिर इन्हें भी आपकी तरह भूख लगी है। अब आप लोग खाना आरंभ कीजिए, फिर हो सकता है बाद में हमारे साथ स्नोबॉल खेलें। ओ गुडी गुडी, तथागत के साथ सभी बच्चे सुर मिलाकर गाने लगे। तितिक्षा की गहरी काली आंखों में वात्सल्य का गहरा सागर लहरा रहा था। लगा साक्षात मोनालिसा सामने खड़ी है। सच कहूँ, मैंने आज तक प्रकृति की इन विशेष संतानों के बारे में थोड़ा बहुत बस पढ़ा ही था। कभी उन्हें पास से जानने या पहचानने का अवसर नहीं मिला था। ये जो प्यार और स्नेह की प्रतिमूर्ति हैं, जिन्हें दुनिया हिकारत से देखती हुई नज़रअंदाज कर उन्हें गली कूचे में भीख मांगने को बाध्य कर देती है, कितने भोले और प्यारे हैं ये। मैंने जीवन में उस दिन पहली बार प्यार और स्नेह का आंतरिक स्पर्श महसूस किया और मेरा मन बैरोनेस तितिक्षा और उनके समर्पित सहायकों के प्रति स्नेह और आदर से भर उठा। ऐसा समर्पण, इतना ममत्व कदाचित मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। बैरोनेस, मैरियन, एग्नेस और बटलर एडवर्ड बच्चों को प्यार, ममता और धीरज से खाना खिला रहे थे। फिर उनकी विशेष संगीत शिक्षिका एल्वीना उन्हें दूसरे कमरे में ले गई। संगीत ने उन पर जैसे जादू का सा असर कर दिया। सारा वातावरण संगीतमय हो उठा। हम लोगों ने उनके गाए हुए गीतों को सुनते हुए भोजन किया। कहीं कोई बड़ा या छोटा नहीं था। मैं प्यार और स्नेह वात्सल्य से सराबोर समर्पण के उस अद्भुत संसार का एक अंग बनती जा रही थी। मेरे अंदर कुछ कोमल सा प्रस्फुटित हो रहा था। मेरे मन मानस पर समर्पण का ये सौंदर्य गहराई से असर डाल रहा था। फिर हम सब ने बर्फ में खेलने वाले जूते और कपड़े पहने। उस पवित्र दूधिया विस्तार के विस्तृत प्रांगण में रंग बिरंगी टोपियाँ, मफलर, कोट और दस्ताने पहने प्रकृति की भोली भाली विशेष संतानें झूमते हुए खिले खिले फूल जैसी लग रही थी। कोई व्हील चेयर में, कोई बैसाखी लिए, कोई डगमगाता हुआ,
कोई बर्फ़ पर बैठा हुआ। सभी बर्फ़ के गोले बना बनाकर एक दूसरे पर फेंक फेंक कर हंस रहे थे, शोर मचा रहे थे और तालियां बजा रहे थे। आनंद की चरम सीमा थी। तथागत के कमज़ोर तथा स्पंदनहीन हाथ गोले नहीं बना पा रहे थे। बैरोनेस तितिक्षा उनके हाथों को पकड़कर बड़े धीरज से गोले बनवा रही थी। तथागत अधीर और कुछ असहाय महसूस कर रहे थे। अधबने गोले जमीन पर गिर जाते। मैं पास बैठी स्टेला, डिक और टॉम के साथ स्नोमैन बना रही थी। स्टेला मुझे बता रही थी, 20 वर्ष पूर्व निस्संतान बैरोनेस एमिली जोन्स ने एडिनबरा की इस खूबसूरत पहाड़ी पर प्रकृति की इन विशेष संतानों के लिए एक स्कूल खोला था। बैरोनेस का जीवन वास्तव में किसी धार्मिक ग्रंथ सा पवित्र था। तथागत उनका फॉस्टर चाइल्ड था, जिसका वास्तविक नाम ऑर्थर हुआ करता था। संसार की वास्तविकता और विसंगतियां ऑर्थर को बौद्ध धर्म की शरण में ले गईं। वहीं ऑर्थर का नया नामकरण तथागत हुआ। कई वर्ष तथागत तिब्बत व भारत में रहे। वहाँ भी उन्हें वो शांति नहीं मिली। फिर बैरोनेस के निमंत्रण पर वो यहाँ आ गए। बैरोनेस और तथागत पूरे सप्ताह संपूर्ण मनोयोग से प्रकृति की इन उपेक्षित विशेष संतानों के लिए स्कूल चलाते और संडे को बजाय चर्च जाने के रोगियों से मिलने और उनके दुख दर्द की मानसिक चिकित्सा करने स्थानीय अस्पताल जाया करते थे। वहीं उन्हें नैराश्य और अवसाद जैसे गहन रोग से पीड़ित तितिक्षा मिली। 20 वर्षीय परित्यक्ता तितिक्षा का जीवन अधूरा था। उसकी हिस्टेक्टमी हो चुकी थी और वो मानसिक रूप से अस्वस्थ और असंतुलित थी। वो कई बार आत्महत्या का प्रयास भी कर चुकी थी। बैरोनेस तथा तथागत के सहयोग से वो नैराश्य से उभरी और फिर वो भी पूरे समर्पण के साथ इसी स्कूल में पढ़ाने लगी। तथागत ने तिथि को संपूर्ण मानसिक एवं शारीरिक संबल देने के लिए उसके साथ प्रेम विवाह किया। बैरोनेस ने अपनी मृत्यु से पूर्व ही ये मैनर हाउस तथा बैरन का खिताब तितिक्षा तथा तथागत को उनकी सेवा एवं पूर्ण समर्पण से अभिभूत हो उनके विवाह पर उपहार स्वरूप भेंट दिया था। अभी 5 वर्ष पूर्व ही अचानक एक दुर्घटना में तथागत अपनी स्मृति तथा शारीरिक शक्ति खो बैठे। तितिक्षा स्कूल चलाने के साथ साथ बैरन की भी मनोचिकित्सा करती रही हैं और अब धीरे धीरे और तभी अचानक तथागत के कमज़ोर पैर लड़खड़ाए और वो तितिक्षा के ऊपर गिर पड़े। सभी स्नो फाइट के खेल में मस्त थे। उनकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। जितना वो उठने की कोशिश करते उतना ही वो और तितिक्षा बर्फ़ की कोमल कालीन पर लुढ़कते जाते। बेन उनके चारों ही तेजी से चक्कर लगा रहा था। कभी वो भौंकता, कभी तथागत के पैरों और चेहरे को चाटता, कभी उनके एनोरेक को खींचता, कभी उछल उछल कर तथागत को उत्तेजित करता, कभी मनुष्यों की तरह 2 पैरों पर खड़ा होकर दोनों पंजों को जोड़कर प्रार्थना की मुद्रा में ऊपर देखता। प्रकृति का एक और रहस्य मेरे सामने खुला। उसके खेल अद्भुत और निराले होते हैं। दुबली पतली तितिक्षा 6 फीट के बैरन के नीचे दबी जा रही थी। बैरन अपने कमज़ोर हाथों से तितिक्षा को उठाने का भरसक प्रयास कर रहे थे, किंतु उठा नहीं पा रहे थे। फिर भी उनका प्रयास निरंतर जारी था। बर्फ़ में दबती जा रही तितिक्षा धीरे धीरे अचेत होती जा रही थी। देह पर से उसका अपना नियंत्रण समाप्त होता जा रहा था। उधर तथागत वहशियों की तरह उसे अपने कमज़ोर और टेढ़े हुए हाथों से उठाने का असफल प्रयास कर रहे थे। मैंने देखा, अचानक तथागत, जो तितिक्षा का सहारा लिए बगैर ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते थे, अपने दुर्बल हाथों से तितिक्षा की अचेत देह को गोद में उठाए, डगमगाते कदमों को साधते आत्मविश्वास से दीप्त मैनर हाउस की ओर बढ़े जा रहे थे। अभी आप सुन रहे थे समर्पण और प्यार की एक अद्भुत कहानी, समर्पिता। कहानी लिखी थी उषा राजे सक्सेना जी ने, जो ब्रिटेन की एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। अगर कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।